शास्त्री पार्क इलाके में धार्मिक जुलूस को लेकर हंगामा, दो समुदायों में तीखी बहस, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यमुना खादर क्षेत्र में बाढ़ का असर, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया शिफ्ट, सैकड़ों परिवारों को मिली राहत। वकीलों की 8 सितंबर को होने वाली हड़ताल पर अभी भी सस्पेंस, कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले का इंतजार कर रहे वकील बोले जो फैसला कमेटी करेगी वो होगा मान्य। पूर्वी दिल्ली की गलियों में गूंजे गणपति बाप्पा के जयकारे, आखिरी दिन लोगों ने नम आंखों के साथ बप्पा को किया विदा, भक्तों में दिखा खास उत्साह। ग्राउंड में भूमि पूजन का किया गया आयोजन, पूर्व अध्यक्ष राम निवास गोयल विशेष रूप से रहे उपस्थित। रामलीला मंचन में आधुनिक तकनीकों को किया जाएगा उपयोग। नमस्कार, स्वागत है आपका CCN डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों की तरफ। भगवान महावीर के सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए शास्त्री पार्क मंदिर की श्री दिगंबर जैन समिति हर साल पर्वराज पर्युषण महापर्व मनाती है। इस बार भी आनंद के साथ पर्व आयोजित किया जा रहा था। इसी बीच शुक्रवार रात कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जैन मंदिर के बाहर लगी सजावट, लाइट को लेकर हंगामा कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी को लेकर अब शनिवार को हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जैन मंदिर के सामने अपनी रैली निकाली, जबकि जैन समाज ने पहले ही पुलिस को लेटर दिया था कि सड़क पर जैन समाज का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोगों ने पुलिस की बात नहीं मानी। फिलहाल पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए मुस्लिमों को जलसा निकालने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से अब जैन समाज में काफी रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अब एडिशनल DCP के सामने ही जैन समाज के लोगों ने दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाए। पिछले कई सालों से एक समुदाय के द्वारा जैन समाज को यहाँ दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हुआ भी इस तरीके का काम। पिछली बार भी मंदिर की लाइटें और उससे पिछली बार भी हर बार जो है भीड़ तंत्र का राज यहाँ हो रहा है, लाइटें तोड़ी जाती है मंदिर की जुलूस के दौरान। अब की बार शास्त्री पार्क की 15 से 20 संस्थाओं ने पत्र लिखा था पुलिस कमिश्नर को, सभी अधिकारियों को, कि इनका रूट चेंज करा जाए। तो पिछले 15 दिन से पुलिस हमें गुमराह करती रही कि भाई जो है इनका रूट चेंज कर रहे हैं, हम पल्ली तरफ से निकालेंगे, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप अपना कार्यक्रम करो। रात को भी यही बात हुई कि भाई इनका कर रहे हैं। आज जाकर दिन सुबह SHO साहब ने आकर यहाँ से जो बैठे हुए थे लोग बाहर मंदिर के बाहर, नपीली ताशे वाले, उनको आते के साथ ही हटाना शुरू कर दिया कि उनका जुलूस यहीं से आया है। तो यही विवाद इस बात का हो रहा है कि भाई आप यदि भीड़ तंत्र का राज है तो हम यहाँ से सब लोग बेच देते हैं मकानों को, मंदिर में ताला लगा देते हैं और चले जाते हैं हम लोग यहाँ से। आप इस बात के गवाह हैं, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद थे। क्या 100 लोग इस यात्रा में थे? हजारों की संख्या में सर यहाँ से जो यात्रा निकली है, और सिर्फ यात्रा नहीं निकली, बात सुनिए, पूरी यात्रा नहीं निकली, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो है उन्होंने जो है शरारती नारे भी लगाए हैं। खुद DCP साहब ने उन्हें मार करके आगे भगाया है। तो आप ये देखिए कि वो कितने बेखौफ हो चुके हैं। सर देखिए उस बारे में अभी पूरी संज्ञान जो है इस बारे में नहीं आया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि हमने देखा कल से पहले भी, अब अगर आप देखेंगे अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पर जब लाइट्स को लेकर विवाद हुआ था तो कुछ युवा ऐसे जो शरारती तत्व थे पुलिस को ही मारने पर उतारू थे, उन्होंने पुलिस को धक्का मारा है। सर हम तो आम आदमी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क के पास यमुना खादर क्षेत्र में रह रहे लोगों को प्रशासन से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करा दिया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सड़क के किनारे टेंट लगाकर अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से यहां पीड़ितों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, भोजन और स्वास्थ्य संबंधी इंतजाम भी कराए गए हैं। हमारे संवाददाता ने जब बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से इस बार राहत कार्यों में तेजी दिखाई गई है और उन्हें आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई गई हैं। ये कदम उन सैकड़ों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें बाढ़ के कारण अपने घर छोड़ने पड़े थे।
भैया सारी सुविधा हो रही है यहाँ तो। सारे खाना टाइम पे आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या 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 व्यवस्था है आपको दी गई है सरकार की तरफ से? हाँ भैया, खाना भी आ रहा है, पानी भी टैंकर लगे हुए हैं, टेंट भी मिला हुआ है, और क्या चाहिए। सुविधा यही है, पानी का कोई जुगाड़ हो जाए, पानी में ही पड़ा हुआ है, सब बारिश आती है पानी भर जाता है, नीचे रोड बैठ के रोटी बनानी पड़ती है पानी के अंदर। नहीं, अपना बना लेता हूँ भाई, आता है खाना, और बहुत से बिगाड़ रहे खाना, हमें फेंकना तो है नहीं, बहुत से फेंक देते हैं, या सरकार अंदर जाने देती है, नहीं जाने देती है, रोड पे ही पड़े रहे। कितना पानी है पता चला आपको? पानी तो उतर गया, अब तो उतर गया है, पानी तो उतर गया। हाँ जी, पूरी सुविधा मिल रही है, खाना पीना पानी टेंट वगैरह सब मिल रहा है। लाइट आ रही है या नहीं आ रही है? लाइट को तो खैर ऐसी है, ठंडा मौसम है, कोई ज़रूरत ही नहीं, इतनी बारिश वारिश पड़ रही है, भाई पंखे की इतनी ज़रूरत नहीं है, लाइट सामने लगा रखी है, 4 मरकनी उजीता खूब आ रहा है। पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों द्वारा 8 सितंबर से शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले वकीलों ने साफ कहा था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन शनिवार को जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वकीलों का कहना है कि जो भी फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी लेगी हम उसी के साथ खड़े होंगे। बता दें, कोर्ट परिसर में इस वक्त शांति और सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष वीके सिंह ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है और कहा है कि मीटिंग के बाद ही यह तय होगा कि 8 सितंबर को हड़ताल होगी या नहीं। ऐसे में यह साफ है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील खुद भी इस मुद्दे पर किसी ठोस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति असमंजस भरी है और सबकी नजरें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर टिकी है। आज 6 सितंबर को गणेश उत्सव का आखिरी दिन है और पूर्वी दिल्ली में गणपति बाप्पा का विसर्जन धूमधाम से किया गया। 27 अगस्त से शुरू हुए इस उत्सव में लोगों ने बड़ी श्रद्धा से गणेश जी की स्थापना की थी और आज नाच गाने, ढोल नगाड़ों और पटाखों के साथ उनको विदा किया। इस बार लोगों ने आर्टिफिशियल तालाब में ही विसर्जन किया ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। आपको बता दें कि ऐसे ही श्री सिद्धि विनायक सेवा समिति द्वारा गीता कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में खास उत्साह देखने को मिला। समिति की ओर से रथ यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। गणपति बाप्पा की मूर्ति को रथ पर बैठाकर गीता कॉलोनी के कई ब्लॉकों में परिक्रमा कराई गई। अंत में 6 ब्लॉक के राधा कृष्ण मंदिर में बाप्पा का विसर्जन किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे कई वर्षों से ये आयोजन कर रहे हैं और हर साल लोगों का उत्साह देखकर उनका हौसला और बढ़ता है। विसर्जन के समय भक्ति और भावनाओं का माहौल देखने को मिला। लोगों ने नम आंखों के साथ बाप्पा को विदाई दी और कहा, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। उल्लास तो बहुत और दुख भी बहुत है। मतलब 10 दिन, मतलब 3 महीने से सेवा चालू होती है हमारी, पार्टी वाला बुक करनी, उसके बाद आज विसर्जन कर रहे हैं तो आंखें नम हो जाएंगी रात को, क्योंकि माहौल तो अच्छा है, बहुत बढ़िया हुआ। इस बार बप्पा की फुल कृपा रही हमारे पे और सबका सहयोग रहा। ये प्रोग्राम इतना बड़ा सबके सहयोग से होता है, अकेला हमारे बस का कुछ नहीं है। गणपति बप्पा की 20वां वर्ष है हमारा, तो इतने अपार गणपति बप्पा की कृपा रही और हमें पता ही नहीं चलता कि 10 दिन कैसे बीत जाते हैं। आज बप्पा को विदाई तो नहीं कहते, एक रीति रिवाज के हिसाब से हम उनको विदा करते हैं, पर आज हमें ऐसा रात को शाम को महसूस होगा, जो भी होगा, कि हम लोग एक कहीं से पिछड़े हैं। आज जैसे सिद्धि विनायक का हमारा प्रोग्राम होता है, 3 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, 3-4 महीने से, और बहुत बड़े स्केल पे जैसे बप्पा हमारे से बढ़ाता जा रहा है और हमें आशीर्वाद मिलता जा रहा है, हम करते जा रहे हैं। तक कॉलोनी कवर करते हैं हम, जैसे 13 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, 7 ब्लॉक होते हुए ब्रेवी हिल्स होते हुए, वहाँ से दोबारा पेट्रोल पंप से होते हुए वापसी इधर से गीता कॉलोनी 6 ब्लॉक में हमारी समाप्ति होती है। मैं कहूँगा जी, बप्पा जी का बहुत आशीर्वाद है और ऐसे बना रहे। हमारी पूरी संस्था, हमारे कार्यकर्ता जितने भी हमारी संस्था सेवक हैं, इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मतलब एक से एक बढ़ के हमारे पास, और बप्पा जी इतना बढ़िया काम कराते हैं, मतलब आनंद आ जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम हिंदू समाज को जोड़ने का भी काम करते हैं। निश्चित ही बप्पा की बहुत कृपा रहती है। समाज के बहुत सारे संगठनों से, राजनीतिक क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं और बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। 10 दिन तक ये कार्यक्रम रहता है और उसके उपरांत 11वें दिन हवन पूजन के पश्चात जो है ये विसर्जन की व्यवस्था रहती है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, श्री श्री सिद्धि विनायक सेवा समिति जो है, ये धर्म के कार्यों के अलावा साथ में समाज के भाव, सद्भाव के लिए, समाज की उत्थान के लिए भी कार्य करती है।
बालाजी रामलीला कमेटी द्वारा सीबीडी ग्राउंड में आयोजित होने वाली रामलीला महोत्सव के लिए भूमि पूजन का आयोजन शनिवार को किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास गोयल विशेष रूप से उपस्थित रहे। भूमि पूजन के दौरान पुजारी ब्रिज तिवारी जी द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर भगवान श्री बालाजी का भव्य ध्वज फहराया गया। आपको बता दें, रामलीला महोत्सव के आयोजन को लेकर कमेटी द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है। रामलीला का मंचन 22 सितंबर से शुरू होगा और जिसमें अलग अलग तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार के रामलीला महोत्सव में आकर्षक झूले, मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया है कि रामलीला के मंचन में नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे दर्शकों को एक अच्छा अनुभव मिलेगा। ऐसे ही हनुमत रामलीला समिति ने भी भूमि पूजन के साथ की तैयारियां शुरू कर दी है। हनुमत रामलीला समिति ने पूजा अर्चना के बाद रामलीला की एक झलक भी दिखाई। खास बात यह रही कि इस समिति की रामलीला हमेशा चर्चा में रहती है, क्योंकि इसमें फिल्मी कलाकार भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। देखिए, बालाजी रामलीला इस ग्राउंड की सबसे पुरानी रामलीला है, बड़ी व्यवस्थित रामलीला है। बालाजी रामलीला जब शुरू हुई तब जो लाल किले पे होने वाली रामलीलाएं थी उनको याद किया करते थे लोग, अब धीरे धीरे भूल गए। लाल किले पे भी 3 रामलीलाएं होती हैं, सीबीडी ग्राउंड में भी 3 होने लगी हैं। विशेषता जो हमारा मेन कोई भी फिल्मी या किसी चीज़ से नहीं है, सिर्फ रामलीला का मंचन। रामलीला के मंचन से भाई जो भी बच्चे हैं, आज के नए युग के बच्चे हैं, उनको पता लगे भगवान राम की लीला जो है कब से चली आ रही है और क्या हमारा धर्म कहता था, क्या हमारी संस्कृति कहती थी, उसको दिखाना है। कोई फालतू चीज़, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखेंगे जो समाज से हटके हो। सर, कितने साल हो गए आपको रामलीला का मंचन करते हुए? 19 साल हो गए। हमारे भगवत जी से संस्थापक प्रधान, जिनका पिछले वर्ष स्वर्गवास हो गया, 2 बार से उनकी जगह पे मेरे को मौका मिला है और उन्हीं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, वो ऊपर से देख रहे होंगे, उनकी कृपा से रामलीला बढ़िया चल रही है। और आप देख रहे हो सामने बारिश हो रही है, ये भी भगवान का एक संकेत है कि देवता खुद उतर के आ गए हैं। इससे बड़ा क्या मौका हो सकता है। इसी क्रम में बालाजी रामलीला कमेटी के भूमि पूजन संपन्न हुआ है और इसमें हमारे आदरणीय प्रधान यतेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में और सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि ये सबसे पुरानी रामलीला इस सीबीडी ग्राउंड की है, जो 19 वर्ष हो गए और इसी रामलीला से अन्य रामलीलाएं आगे निकली हैं और ये समाज में एक परिवर्तन लाने, संस्कृति कैसी होनी चाहिए, सनातन संस्कृति के विषय में बताती है और हमारा परिवार कैसे आदर्श बन सकता है राम जी के चरित्र को देखते हुए। उस परिवार में हमारे क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या समाज के प्रति कर्तव्य हैं, ये सब रामलीला के माध्यम से सीखते हैं। और अगले 10 दिन हम जो है 20 तारीख से लेके 3 अक्टूबर तक रामलीला मंचन यहाँ क्षेत्र में रहेगा और मैं समझता हूँ कि देखिए, ये हमारी सनातन संस्कृति जो है, ये उसका प्रताप है कि आज दिल्ली में क्या, पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में रामलीला का मंचन होता है। इसी निमित्त आज हम बालाजी रामलीला कमेटी के प्रांगण में हैं, जिनका आज भूमि पूजन हुआ, जिनके प्रधान यतेंद्र गुप्ता जी हैं। और आज मैं इस रामलीला के संस्थापक अध्यक्ष श्री भगवत रस्तोगी जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस रामलीला को खड़ा किया और न सिर्फ रामलीला बल्कि पूरे समाज में विभिन्न प्रकल्पों के साथ समाज सेवा का उन्होंने उदाहरण दिया। आज उनके बिना ये रामलीला हो रही है, पर जो काम उन्होंने शुरू किया वो आने वाली पीढ़ी चलाएगी। श्री हनुमंत धार्मिक रामलीला कमेटी कई वर्षों से रामलीला का मंचन कर रही है। भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है? देश में सनातन ही सत्य है, सनातन के अलावा कुछ नहीं है। सनातन को मानना, सनातन को समझना और सनातन का अनुसरण करना, यही एक जीवन की पद्धति है। देखिए, ये रामलीला मंचन की जो शुरुआत होती है, ये भूमि पूजन से सब में एक उमंग, एक लहर रामलीला मंचन के लिए सारे कार्यकर्ताओं में आ जाती है। तो आज से 100% सबका अपना योगदान आरंभ हो जाए। देखिए, रामलीला की तैयारियां तो पिछले 20 दिनों से चल रही हैं और अभी 15 दिन अब लगातार दिन रात तैयारियां हैं। हनुमंत रामलीला की पूरी टीम
ग्राउंड पर पूरी तरह से जुटी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का माहौल, हम सारे लोग युवा प्रधान हमारे युवा मंत्री इतनी बहुसंख्या में है और हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि पूरे शहर के सारे युवा लोग हमारी हनुमान धार्मिक रामलीला कमेटी से जुड़े और भगवान के इस आयोजन में धर्म लाभ लें। पहली बार ऐसा हुआ है, दिल्ली में आ रही बाढ़ और देश में आ रही बाढ़ के लिए हमने हिंदू देवता से प्रार्थना करी है श्री हनुमान धार्मिक रामलीला के बैनर पर कि सब ठीक रहे, सब अच्छा हो। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की, जो कि दिल्ली के लाल किले से सामने आ रही है। दिल्ली के लाल किले के नजदीक पार्क में लगे जैन पर्व पंडाल से सोने के एक बड़े कलश और एक नारियल जिसका वजन लगभग 760 ग्राम था, चोरी हो गया है। इसके अलावा एक छोटा कलश भी चोरी हुआ है जिस पर हीरा, मणिका और पन्ना जड़े हुए थे, जिसका वजन करीब 115 ग्राम बताया जा रहा है। इसी पर जब पूर्वी दिल्ली के जैन नेताओं से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये काम काफी निंदनीय है। नेताओं ने कहा है कि चोर जैन समाज के पवित्र चातुर्मास के मंदिर में पूजने वाले कलश की चोरी कर पाप का भोगी हो गया है। जैन समाज एक पवित्र समाज है, ऐसी निंदनीय घटना करना किसी को शोभा नहीं देता। हम पुलिस से आग्रह करते हैं कि चोरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक फिलहाल संदिग्ध की पहचान कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। चोरी तो धार्मिक हो चाहे वैसे हो, कैसे भी हो, चोरी तो बहुत गलत काम है ही। पर जो मंदिर में जिस तरीके से ये लोग आए हैं, वेशभूषा बना के, पूजा पाठ की वेशभूषा बना के आए, इस तरीके से उन्होंने चोरी किया है, ये तो बहुत ज़्यादा दंडनीय, निर्दनीय, जो कह सकते हो, वो बहुत गलत किया इन लोगों ने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों का धर्म पे इतना विश्वास हो चुका है, लोग मंदिर जाते हैं सुबह शाम, लेडीज़ भी, जेंट्स भी, बच्चे भी, बड़े बूढ़े भी, और वहाँ जाके ऐसे काम कर रहे हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। वो हमारा पूजा का कलश था और वैसे भी हमारे जैन समाज में हर चीज़ पूजनीय है जो भी हम पूजा के स्थान पे रखते हैं, और जिसने भी चोरी किया और जैसे भी किया बहुत गलत किया। और हमारी दिल्ली पुलिस से यही अपील रहेगी कि इसे जल्द से जल्द पकड़ें और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कल 7 सितंबर को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। मंदिर के पुजारी यशपाल महाराज और दीपक पंडित ने बताया है कि ये ग्रहण रात 9:57 से शुरू होगा और करीब 2:30 बजे तक चलेगा। ये एक लंबा चंद्र ग्रहण होगा। पंडितों के अनुसार बताते चलें कि चंद्र ग्रहण का समय गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से सावधानी रखने वाला होता है। इस दौरान उन्हें सोने, बाहर जाने या नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका असर माँ और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। बता दें कि ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर 12:57 पर लगेगा। सूतक लगने के बाद मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएंगे और घरों में पूजा पाठ नहीं होगा। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ग्रहण लगने से पहले ही खाना चाहिए, क्योंकि ये सही माना जाता है। जय श्री राम। खग्रास चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को है और ये रात को 9:57 से आरंभ होगा। सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है और चंद्र ग्रहण का जो सूतक लगता है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। यानी कि 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के सूतक में बाल, वृद्ध और रोगी, इनको छोड़ करके जो स्वस्थ लोग होते हैं उन्हें कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ आदि आप करेंगे चंद्र ग्रहण में वो बहुत अच्छा होता है। किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या किसी भी स्तोत्र का आप पाठ करते हैं तो उसका अधिक लाभ मिला करता है ग्रहण के समय जाप करने से, पाठ करने से। जय श्री राधे। बिल्कुल सत्य आपने कहा कि अब की बार ये चंद्र ग्रहण जो है भारतवर्ष में पहली बार, तो इस वर्ष भारतवर्ष में कोई ग्रहण नहीं था, सूर्य न चंद्र ग्रहण। लेकिन अब का एक बार जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये काफ़ी लंबा है और अदर कंट्री में भी कम से कम 46 से 47 कंट्री में पड़ रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण का जो भारतवर्ष में जो सूतक का टाइम है और मेन टाइम है, ये रात को 9:47 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और 1:27 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। उसके बाद मोक्ष होगा और इसका सूतंग दिन में जो है 12:47 से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद जितने भी देवस्थान है, मंदिर, देवालय वगैरह सब बंद कर दिए जाएंगे
और दूसरे दिन प्रातःकाल शुद्धि करने के बाद उनको खोला जाएगा। ये ग्रहण का जो साइड इफ़ेक्ट होता है विशेष करके गर्भवती जो होती हैं महिलाएं या पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होते हैं, गाय भैंस जो भी गर्भवती हैं, उनके लिए विशेष करके ये दोष माना जाता है। उस समय उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनको उस समय एक तो जागना है, सोना नहीं है। दूसरी बात, उस समय कोई भी वस्तु सब्जी वगैरह किसी को काटना नहीं है, चाकू नहीं चलाना है। तीसरी बात, कोई वस्तु खानी भी नहीं है उनको उस समय, उससे पहले ही खा पी सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के साइबर पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार कर 2,15,681 रुपए की साइबर ठगी का बड़ा मामला सुलझाया है। बता दें कि शिकायतकर्ता वसीम, जो गाजियाबाद में डेयरी का काम करता है, उन्होंने बताया है कि 25 फरवरी को उन्हें एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बताया और उधार देने का लालच दिया। उधार दिलाने के नाम पर वसीम से बीमा पॉलिसी, बैंक शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क के बहाने अलग अलग तरह से खातों में पैसे जमा कराए गए। बार बार पैसे देने के बावजूद ना तो उधार मिला और ना ही पैसे वापस किए गए। इसी बीच एसीपी मंगेश गाडेम और इंस्पेक्टर राहुल कुमार की टीम ने जांच शुरू की और तकनीकी सबूतों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद उत्तम नगर इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान रवि और प्रीतम सिंह के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से बता दें कि अपराध में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों ने ठगी कबूल की है और बताया है कि वे पहले एक बीमा कंपनी के कॉल सेंटर में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने इस तरह की धोखाधड़ी करना सीखा। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या वे किसी और मामले में भी शामिल थे या नहीं। रुक रुक कर बरसात होने से जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी ही बरसात के बाद जलमग्न हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि लोगों को पैदल चलने में और गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। बता दें कि ऐसे ही कृष्णानगर, जगतपुरी, घोंडली चौक और कई सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया है कि यहाँ हर थोड़ी देर की बारिश से जल भराव हो जाता है और लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। बार बार प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सुधार नहीं किया गया। साथ ही साथ जगतपुरी की रेड लाइट की बात करें तो यहाँ पर भी जल भराव की समस्या जस की तस है। 6 ब्लॉक में पानी बहुत भर जाता है। देखो गली गली में पानी हो जाता है, इतने कम से आधा फुट पानी, 1 फुट पानी हो जाता है इकट्ठा। यहाँ पे निकलने में, पैदल चलने को दिक्कत होती है। देखो अब भी बरसात बंद हो गई है, देखो पानी खड़ा हुआ है। इधर भी यहाँ परेशानी बहुत रहती है। देखो यहाँ के फिर मच्छर उच्छर आते हैं कुछ, उसमें कौन जिम्मेदार होगा? फिर कहेंगे डेंगू हो गया, ये हो गया। डेंगू की प्रॉब्लम है और क्या, अब डेंगू है, ये चक्कर है और क्या है। डेंगू तो है ही। अब फिर दिक्कत आएगी बच्चों को, छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं गलियों में, बच्चों यहाँ उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए और अपना सीवर लाइन की जो गंदगी वगैरह रुक जाती है, पन्नियाँ वगैरह, वो नहीं होनी चाहिए। सफाई में थोड़ी ध्यान ज़्यादा दिया जाए। नहीं, दिक्कत तो होती है, नेचुरली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। परेशानियाँ तो है ना, देखो ना आते जाते दिक्कत तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो होना क्या, ध्यान देना चाहिए थोड़ा। सड़कें, हाँ सड़कें भी यहाँ सब वैसे उबड़ खाबड़ सी है। मुश्किल होता ही है, कुछ समझदार इन बात के लिए तब। हाँ जी, आना तो आते हैं लेकिन पानी में निकल के आए कैसे आना। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने दावा किया था कि सरकार बनने के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन पटपड़गंज मदर डेयरी के रोड देखे तो ये समझना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह रोड पर जगह जगह गड्ढे हैं और बारिश के चलते उनमें पानी भर जाता है। आने जाने वालों लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन गाड़ियाँ गिरती हैं और एक्सीडेंट होते हैं। बता दें कि ये समस्या पिछले लगभग 2 महीने से इसी तरह बनी हुई है, जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। मंडावली पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर और चाकूबाज आरोपी जोगिंदर शाह को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू तक बरामद किया है। ये गिरफ्तारी 4 सितंबर को नियमित गश्त के दौरान की गई। एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की टीम ने अक्षरधाम मंडावली इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसकी जेब से एक बटन वाला चाकू मिला। आरोपी की पहचान जोगिंदर शाह के रूप में हुई। आरोपी पहले से ही 12 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और 1 साल तक निर्वासन झेल चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फिलहाल थाना मंडावली में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। विवेक विहार थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर की सर्कुलर रोड पर बीते दिनों एक साथ 3 घरों में चोरी की घटना हुई। बता दें, रात के समय चोरों ने घरों को निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। एसएचओ अफाक अहमद के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने में सफल रही। पकड़े गए चोर की पहचान बता दें कि सागर उर्फ तोतला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी नशे का आदी था और नशे की लत पूरी करने के लिए उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू और चोरी किया गया एक मोबाइल फोन बरामद किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र के प्रताप नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान 35 साल के सुधीर उर्फ बंटी और 30 साल के राधे प्रजापति के रूप में हुई। दोनों रिश्ते में दूर के भाई लगते हैं और इलाके में ही पार्किंग का काम किया करते थे। पीड़ित परिवार के मुताबिक शुक्रवार देर शाम तकरीबन 7:15 बजे सुधीर और राधे प्रजापति घर के बाहर गली में बैठे हुए थे। तभी कुछ लड़के आए और उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर फरार हो गए। इस हमले में सुधीर और राधे प्रजापति गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इलाके में ही कुछ दबंगों ने सुधीर और राधा प्रजापति के साथ गाली गलौज की थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि इन्हीं दोनों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने कहा है कि क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में रंजिश की बात सामने आई है। डीसीपी ने नॉर्थ ईस्ट आशीष मिश्रा ने बताया है कि आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। इलाके में वारदात के बाद दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि आए दिन हो रही वारदातों में लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। मुझे पता नहीं चला, फिर मैं सोचा कि यहाँ वो चल रही है उसकी गणेश जी की पूजा, किसी ने पटका छोड़ दोगे भाई, वो है। फिर 7-7:30 बजे का तो पब्लिक भी थी यहाँ पे। ये थे क्या जानकारी मिली है किसी की मृत्यु से? जो है यहाँ देखा तो उनका गोली लग रही थी कि सब खून हो रहे थे। 2 बंदों को। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही, लेकिन ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।